मैं डॉक्टर हबीब उल्लाह, एसोसिएट प्रोफेसर शोबे उर्दू DAV PG कॉलेज वाराणसी। ये वीडियो BA पार्ट 1 सेकेंड सेमेस्टर के लिए तैयार की गई है। आज के इस वीडियो का मौजू है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की शायराना अज़मत। मिर्ज़ा गालिब की विलादत 27 दिसंबर 1797 को आगरे में हुई। उनका ख़ानदान मुतमव्विल घरानों में शुमार होता था। मिर्ज़ा अभी 5 बरस के थे कि उनके वालिद एक जंग में काम आ गए। मिर्ज़ा की परवरिश का बोझ उनके चचा पर आ पड़ा, मगर वो भी ज़्यादा दिन जिंदा न रहे। उनकी वफ़ात के वक्त गालिब की उम्र 9 साल थी। इस हादसे के बाद नाना ने उनकी कफ़ालत की जिम्मेदारी कबूल की। वालिद की जानेसारी का सिला मामूली पेंशन की शक्ल में मिल रहा था। चचा की खिदमत का सिला ये मिला कि उनके मुतल्लिकीन की परवरिश नवाब अहमद बख्श खां के सुपुर्द कर दी गई। 13 बरस की उम्र में उनकी शादी दिल्ली के नवाब इलाही बख्श खां की बेटी उमराव बेगम से हो गई। इसके बाद दिल्ली ही में रहने लगे और हमेशा किराए के मकान में रहे। मौरूसी पेंशन बंद हो जाने के सिलसिले में कलकत्ते गए और तकरीबन 3 साल बाद वापस आए और नतीजा उनके खिलाफ रहा। 1850 में शाहान तैमूरिया की तारीख लिखने के लिए बहादुर शाह जफ़र के यहाँ से 600 रुपया सालाना मुकर्रर हुआ। 1852 में उन्होंने इसका निस्फ हिस्सा ख़त्म कर दिया था। 1855 में बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए, लेकिन गदर ने यह सारी सूरतें मुनक़ता कर दी। 1859 में यूसुफ अली खां नवाब रामपुर ने 100 रुपया माहवार तनख्वाह मुकर्रर कर दी, जो आखिरी तक मिलती रही। मिर्ज़ा को 7 औलादें हुई, लेकिन कोई जिंदा नहीं बची। उमराव बेगम के भांजे ज़ैनुल आबिदीन आरिफ को गोद लिया था और उन्हें बहुत चाहते थे। आरिफ का भी जवानी में इंतकाल हो गया तो गालिब ने एक दर्द भरा मरसिया लिखा। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। आखिरी अयाम गालिब के लिए बड़े सब्र आज़मा थे। एक तरफ गुर्बत व तंगदस्ती और दूसरी तरफ बीमारी। बीनाई कमज़ोर, हाथ पाँव में राशा, हाफिज़ा ख़राब, भूख मादूम और उठना बैठना मुश्किल हो गया। हर वक्त अपना मिसरा ऐ मर्ग नागहां तुझे क्या इंतज़ार है गुनगुनाते रहते थे। वफ़ात से कई दिन पहले बेहोशी तारी थी। हकीमों ने तशख़ीस किया कि दिमाग पर फालिज गिरा है। दवाओं से फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार 15 फरवरी 1869 को पीर के दिन ज़ोहर के वक्त इंतकाल किया और दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के नज़दीक ख़ानदान लोहारू के कब्रिस्तान में दफन हुए। गालिब की शायराना अज़मत का एतराफ़ खुद उनकी ज़िंदगी में किया जाने लगा था। उस ज़माने से लेकर आज तक उनकी शोहरत व मकबूलियत में कमी नहीं आई, इजाफ़ा ही होता गया। शायर ज़िंदगी का इरफान रखता है, वो आप बीती को जग बीती बना देता है। गालिब फ़लसफ़ी नहीं है, मगर फ़लसफ़ियाना मिजाज ज़रूर रखते हैं। कदम कदम पर रुकते हैं, सोचते हैं और सवाल करने के आदी। जबकि तुशबिन नहीं कोई मौजूद, फिर यह हंगामा ए खुदा क्या है। सब्ज़ व गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब। हमने दस्त इम्कां को एक नक्श पाया,
یہ استفہامیہ ذہن اردو شاعری کو غالب کی عطائے خاص ہے۔ غالب کی مشکل کا راز یہ ہے کہ غالب کی مشکل گوئی کا راز یہ ہے کہ ان کے عہد کی ساری الجھنیں، ساری پیچیدگیاں اور مسائل ان کی شاعری میں سمٹ آئے ہیں۔ ادب زندگی کا آئینہ ہوتا ہے۔ جب زندگی سادہ اور اکہری ہوتی ہے تو شاعری بھی سہل اور سادہ ہوتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شعر میں تخیل کی کارفرمائی کا اعتراف سبھی لوگ کرتے ہیں۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ یہ تخیل ہی کا کمال ہے کہ شاعر ساغر جمشید پر مٹی کے کوزے کو فضیلت دے دیتا ہے، یا پھول کی خوشبو، دل کے نالے اور دودھ چراغ کی مشترک خصوصیات تلاش کر لیتا ہے۔ بوئے گل، نالے دل، دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ تہداری بھی کلام غالب کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ یہ بھی غالب کے تخیل ہی کا کرشمہ ہے کہ ان کے اکثر اشعار میں کئی تہیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ اردو شاعری پر غالب کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ انہوں نے غزل کے موضوعات کو وسعت بخشی۔ ان سے پہلے اردو شاعری عشق و عاشقی اور تصوف کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ غالب نے پوری زندگی کا مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے اس مشاہدے میں اپنے قاری کو بھی شامل کر لیا تھا اور اس کے حدود اتنے وسیع کر دیے جتنی کہ کل کائنات۔ پنہا تھا دام سخت قریب آشیانے گئے، اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ غالب کے کلام میں ہر زمانے اور ہر ذوق کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ ان کی شاعری طرز احساس اور پیرائے اظہار دونوں کے لحاظ سے جدید ذہن کو متاثر کرتی ہے اور آنے والے زمانے میں ان کا کلام ممکن ہے کہ آج سے بھی زیادہ پرکشش ہو۔ بہت بہت شکریہ۔